शक्ति का मात्रक है ए किलोवाट, बी जूल प्रति सेकंड, सी वाट सेकंड एंड डी जूल प्रति घंटा। इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो शक्ति का मात्रक हो, एसआई मात्रक हो, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हो, वो कौन सा होगा? वो हमारा होगा बी जूल प्रति सेकंड, क्योंकि जूल जो हमारा होता है वो डब्ल्यू यानी कि कार्य होता है, और प्रति जो हमारा वो लगा होता है, और फिर स्लैश और बी सेकंड यानी कि डब्ल्यू बाई टी, यानी कि आप देखिए यहाँ पे ऊर्जा बाई टी, ऊर्जा बाई समय, ठीक, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है। तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ए लहर, बी पावर, सी ऊर्जा एंड डी प्रतिरोध। इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा जो किलोवाट घंटा की इकाई को दर्शाएगा? किलोवाट मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किलोवाट है इंटू घंटा, घंटा यानी किलोवाट इंटू घंटा होना चाहिए, और किलोवाट किसकी इकाई होती है? शक्ति की। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ई बराबर पी बराबर ई टी होता है, हमको पता होना चाहिए शक्ति का मात्रा क्या होगा, ई बाई टी होता है, और हमको एनर्जी निकालना है, तो ई बराबर क्या पी टी हो जाएगा। पी मतलब यानी कि हमारा ऊर्जा का मात्रक होगा, यह यानी कि सी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट, एक बैटरी को परिवर्तित करती है क्या? ए विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा एंड डी रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। मतलब एक बैटरी किसको किसमें परिवर्तित करती है, बैटरी का कार्य क्या होता है कि किसको किसमें चेंज करती है, वो हमारा ऑप्शन होगा बी। क्योंकि बैटरी एक ऐसा उपकरण होता है जो बैटरी के भीतर क्या होता है, रासायनिक तत्व जो होता है वो विद्युत उत्पन्न करने का काम करता है, यानी कि इसमें हमारा इसलिए ऑप्शन हमारा बी होगा, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यानी कि बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है जो कि विद्युत में हमको मिलती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होती है, इसलिए हमको क्या होना चाहिए? बी आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट दिया है, व्यवहारिक रूप से यदि किसी उपकरण को 10 किलो जूल ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है तो उपकरण कितनी ऊर्जा वापस देगा? मतलब यदि किसी भी उपकरण को हम 10 किलो जूल ऊर्जा देते हैं तो हमको कितना ऊर्जा वापस दे देगा? पहला में 10 किलो जूल के बराबर देगा नहीं, क्योंकि जितना देंगे उतना वो देगा नहीं, इसलिए वो क्या करेगा, और उससे अधिक देगा नहीं और शून्य देगा नहीं, तो क्या करेगा? 10 के जी से कम हमारा बी ऑप्शन सही होगा। किसी प्रणाली को 10 किलो अगर जो ऊर्जा देते हैं हम, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या होती है, उष्मा ऊर्जा ध्वनि आदि में खो जाती है, इसलिए हमको क्या होता है, पूरा का पूरा ऊर्जा नहीं मिल पाता है। इन 10 किलो जूल अगर किसी पदार्थ को ऊर्जा देंगे तो 10 किलो जूल ना तो वापस करेगा वो बराबर, या ना तो उससे अधिक मिलेगा और ना ही शून्य मिलेगा, वो उससे कम ही मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं उसमें जो ध्वनि और उष्मा आदि के रूप में क्या निकल जाती है। नेक्स्ट, रेसिस्टिविटी का क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का, कि वे पदार्थ जो आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं कहलाते हैं। मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ इसमें है जो मतलब विद्युत धारा को अपने अंदर मतलब प्रवाहित होने देता है आसानी से? पहला इंसुलेटर, बी कंडक्टर, और सी डाइलेक्ट्रिक्स, और डी अर्धचालक। इसमें से हमारा कोई एक ऑप्शन सही है, क्योंकि इंसुलेटर और कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक्स, अर्धचालक, यानी कि इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहने से धारा बहती है, इसीलिए हमारा जितने भी धातु होते हैं, जितने ज़्यादातर धातु होते हैं वो कंडक्टर ही होते हैं, ठीक, इसलिए उसमें क्या होती है, विद्युत धारा आसानी से बह जाती है, इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन चूंकि बहुत आसानी से फ्लो होता है, इसीलिए हमारा क्या होता है, इसमें धारा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा की इकाई है? मतलब विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक कौन है? बी पहला ए भी यानी वोल्ट, बी के डब्ल्यू एच यानी किलोवाट घंटा, सी ओम, और डी सी मतलब कुलाम। इसमें हमारा कौन सा सही होगा? क्योंकि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ओके, तो इसमें वोल्ट और किलोवाट घंटा, और इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि किलोवाट शक्ति जो होती है, किलोवाट घंटा जो होती है, किलोवाट इन घंटा हमको पहले से पढ़े हैं, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है, ठीक, डब्ल्यू बराबर क्या होना, पी टी होना चाहिए, पी मतलब क्या होता है, किलोवाट, और टी मतलब होता है घंटा, मतलब किलोवाट घंटा। ओके, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ए शक्ति केवल वोल्टेज के समानुपाती होती है, बी शक्ति केवल धारा के समानुपाती होती है, सी शक्ति न तो वोल्टेज के समानुपाती होती और न ही धारा के लिए, एंड डी शक्ति वोल्टेज और करंट दोनों के लिए समानुपाती होती है। मतलब शक्ति का अगर मात्रक पता हो तो हम इसमें से आराम से निकाल सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्योंकि शक्ति वोल्टेज और करंट दोनों के समानुपाती होती है, जैसा कि हम जानते हैं पी बराबर भी वाई, यानी पी प्रोपोर्शनल टी भी और पी प्रोपोर्शनलिटी आई दोनों के प्रोपोर्शनलिटी है, इसीलिए हमारा क्या समानुपाती दोनों के है, मतलब दोनों पर निर्भर करता है शक्ति का। ओके, नेक्स्ट, एस2टी का भी क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
जैसे पहला ए हमारा ऑप्शन है कि प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, बी प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, सी प्रतिरोध तार की लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती होता है, एंड डी प्रतिरोध तार की प्रतिरोधकता की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारे इसमें ऑप्शन होगा ए, क्योंकि ए इसलिए सही होगा क्योंकि प्रतिरोध तार की लंबाई के बराबर होती है, यानी कि हमको जानते हैं कि पी आर रो ए बाई एल होता है, इसीलिए क्या होता है, इसका समानुपाती होता है। ठीक, इसलिए हमारे तार की लंबाई बटे तार के क्रॉस सेक्शन मतलब ए बाई ए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 250 वोल्ट का बल्ब 0.3 एम्पियर धारा प्रवाहित करता है, दीपक में शक्ति की गणना करें। मतलब हमको वोल्ट दे दिया है और एम्पियर दे दिया है, आई दे दिया है, मतलब हमको पी याद करना है, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। यहाँ पे देखिए ए का मान 75 वाट है, बी का मान है 50 वाट और सी का मान है हमारा 25 वाट और डी का मान है 90 वाट। तो अगर फार्मूला पता हो तो आराम से निकाल सकते हैं शक्ति, जो शक्ति का आपको पता होना चाहिए, शक्ति का जो मात्रक और जो फार्मूला होता है वो होता है पी बराबर वी आई। अब ही का मान हमको दे दिया है 250 वोल्ट, ऐसे कर देंगे, और आई का मान हमको दे दिया 0.3 एम्पियर, तो गुना कर देंगे पी बराबर वी आई, यानी कि 250 इंटू 0.3 अगर गुना कर दे तो हमारा आ जाएगा 75 वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस के भी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोधकता की इकाई है, मतलब प्रतिरोधकता की मात्रा क्या होती है वो देखना है। तो ए ओम प्रति मीटर, बी ओम पर मीटर स्क्वायर, सी ओम इंटू मीटर, एंड डी ओम इंटू मीटर का स्क्वायर। इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? यदि प्रतिरोधकता का मात्रक हमको याद होता है तो आराम से पता कर लेते हैं। इसमें इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर क्यों होगा? क्योंकि प्रतिरोधकता जो होती है वो प्रतिरोध इंटू क्या होती है, यानी आर इंटू ए बाई एल होती है। ठीक, रो आर ए बाई एल होता है, इसका मात्रक होता है, इसलिए ओम इंटू मीटर हो गया। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और ठीक, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ओके, इसलिए हमारा ओम इंटू मीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रेसिस्टिविटी, यानी कि इसका भी क्वेश्चन यही है कि प्रतिरोधकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ए प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, बी प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता है, सी प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर करती है, एंड डी प्रतिरोधकता क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। मतलब ए पर निर्भर करती है कि एल पर निर्भर करती है कि टी पर निर्भर करती है कि टी पर निर्भर नहीं करती है। टी मतलब ताप पे, इसका मतलब ये हुआ। तो प्रतिरोधकता क्या होती है? एक भौतिक राशि होती है। ठीक, यह केवल क्या करता है, तापमान पर निर्भर करते हैं, तापमान बढ़ेगा तभी इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। यह ना तो लंबाई पर निर्भर करती है, ना ही हमारे क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है, ए चालकता, बी प्रतिरोध, सी प्रतिबाधा, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रतिरोधकता का उल्टा होगा, यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होगा? इसमें से कोई जरूर होगा जिसका अगर फार्मूला होगा उसका उल्टा हमारा प्रतिरोधकता का होगा, वो हमारा होगा ए, क्योंकि प्रतिरोधकता और चालकता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पारस्परिक हैं। जो फार्मूला अगर प्रतिरोधकता का है वह उसका उल्टा ही चालकता का, यानी चालकता जो होता है उसका उल्टा प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता होता है। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध, ए तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, बी तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, सी तापमान में वृद्धि के साथ समान रहता है, एंड डी तापमान में वृद्धि के साथ शून्य हो जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा कि यदि शुद्ध धातु है तो उसका प्रतिरोध तापमान के अनुसार क्या होता है? तो ये ऑप्शन होगा हमारा, शुद्ध धातु अगर है, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर होगा वो बढ़ने के साथ उसका जो तापमान में वृद्धि होने लगता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चालक में संयोगिता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, कि संयोगिता बैंड और चालक बैंड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसी यही कारण है कि इसमें क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है ताप बढ़ाने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटर का प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, सी तापमान में वृद्धि के साथ समान रहता है, डी तापमान में वृद्धि के साथ शून्य हो जाता है। मतलब अगर इंसुलेटर होता है तो उसका जो उसका प्रतिरोध होता है अगर तापमान पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है कि घटता है कि समान रहता है कि शून्य हो जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा बी, वृद्धि के साथ घटता है। यानी इंसुलेटर का जो प्रतिरोध होता है यदि आप तापमान बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, वृद्धि घट जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये है धातु का तापमान गुणांक धनात्मक होता है, बी धातु का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, सी धातु में शून्य तापमान गुणांक होता है, एंड डी धातु में अनंत तापमान गुणांक होता है। इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोई एक इसमें सही है,
ए धातुओं का प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, इस प्रकार इसका सकारात्मक तापमान गुणांक होता है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। गुणांक तापमान गुणांक धनात्मक होता है, क्योंकि धनात्मक होने का मतलब यह है कि जब तापमान बढ़ा रहे हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ रहा है। माइनस का मतलब, ऋणात्मक मतलब घटेगा, शून्य का मतलब नहीं बढ़ेगा, अनंत मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कोई सीमा नहीं है, यही कारण है कि धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंसुलेटर के बारे में सही है? ए है इंसुलेटर का सकारात्मक तापमान गुणांक होता है, बी इंसुलेटर का नकारात्मक तापमान गुणांक होता है, सी है इंसुलेटर में शून्य तापमान गुणांक होता है, डी इंसुलेटर में अनंत तापमान गुणांक होता है। इंसुलेटर का मतलब जैसे आप जानते होंगे, जैसे कि हमारा अचालक होता है, चालक नहीं होता है, तो इंसुलेटर का तापमान क्या होता है, जिससे हमारा क्या होगा, इसमें तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, यही कारण है कि इसमें क्या होगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा बी आंसर इसमें हो जाएगा, क्योंकि जैसे तापमान बढ़ता है इंसुलेटर का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान गुणांक की इकाई क्या है? तापमान गुणांक की इकाई क्या है? तो इसमें पहला है एक ओम प्रति सेंटीग्रेड, बी है ओम इंटू सेंटीग्रेड, सी है सेंटीग्रेड इनवर्स, एंड डी है सेंटीग्रेड। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, सेंटीग्रेड इनवर्स, जैसे कि आप जानते होंगे, और क्योंकि तापमान गुणांक की इकाई यही होती है सेंटीग्रेड इनवर्स। ओके, देखिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, किसी कुंडली के तापमान को निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं नापा जा सकता है? यदि कोई कुंडली है और उसका तापमान नापना हो तो हम किसका इसमें से इस्तेमाल नहीं कर सकते? पहला, थर्मामीटर का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, बी कुंडली के प्रतिरोध में वृद्धि, सी कुंडली में एम्बेडेड समूह जंक्शन, एंड डी कैलोरीमीटर। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि कैलोरीमीटर का इस्तेमाल हम तापमान की मात्रा में, कुंडली का तापमान मापने में नहीं कर सकते हैं। ये आप दिया है, आपको व्याख्या में देख सकते हैं डी में, कि कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को मापता है, न कि कुंडली के तापमान को। ओके, नेक्स्ट, तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि या गिरावट, यानी बढ़ना या घटना, निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, कि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध में आगे क्या होगा, ए कंडक्टर सामग्री की उत्तुल संपत्ति, धातु में वर्तमान, एंड सी सामग्री की संपत्ति और साथ ही उस सामग्री में वर्तमान, एंड डी ये किसी भी कारक पर निर्भर नहीं है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन होगा कंडक्टर सामग्री की संपत्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अधिचालकों में तापमान इस प्रकार बढ़ा दिया जाता है कि प्रतिरोध लगातार गिरता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हिमस्खलन टूटना, बी जनरल ब्रेकडाउन, सी थर्मल रनवे, एंड डी हिमस्खलन रनवे। इशारे में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि अधिचालक में यदि तापमान बढ़ा दें हम तो प्रतिरोध लगातार गिरे, ठीक, तो ऐसा क्या होगा? तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, थर्मल रनवे इसे कहा जाता है, कि जब तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी लगातार गिरता रहता है। ठीक, जिस तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है, इसलिए करंट बढ़ता है, इससे क्या होता है, सेमीकंडक्टर की गर्मी बढ़ जाती है, इससे तापमान में और वृद्धि हो जाती है और प्रतिरोध में और कमी आ जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सेमीकंडक्टर की संरचना पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त गर्मी न हो जाए, इसी को कहा जाता है थर्मल रनवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग शून्य के बराबर प्रतिरोध वाली सामग्री है, क्या है? ए सेमीकंडक्टर, बी कंडक्टर, सी अतिचालक, और डी हमारा है इंसुलेटर यानी कि अचालक। तो हमारा कौन सा होगा जिसमें शून्य प्रतिरोध होता है? ऐसा कौन सा इसमें है, सेमीकंडक्टर या कंडक्टर या अतिचालक या इंसुलेटर? तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, अतिचालक होता है। सी में जो अतिचालक होता है उसमें क्या होता है, शून्य तक गिर जाता है, उसका तापमान शून्य तक गिर जाता है, प्रतिरोध भी शून्य हो जाता है, यही कारण है कि हमारे इसको मानते हैं। नेक्स्ट, समान लंबाई और समान प्रतिरोध वाले दो तारों के प्रतिरोधकता के अनुपात की गणना क्रमशः 2 मीटर स्क्वायर और 5 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल की बात करें। मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब ये होता है कि क्षेत्रफल, यानी कि ए का मान एक दिया है हमारा 2 मीटर स्क्वायर और एक दिया है 5 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 संबंध 5 होगा, मतलब 2। ओके, यानी कि आर हमको पता होना चाहिए कि प्रतिरोधकता जो होती है वो आर ए बाई एल होती है। ओके, रो इस प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो बराबर आर ए बाई एल होता है, तो हमको इस फार्मूले से इसको ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसलिए 2 संबंधित 5 होगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर दिया है 2 मीटर लंबाई के एक तार और 5 मीटर लंबाई के एक अन्य तार एक ही सामग्री से बना है, मतलब अलग अलग से नहीं, एक ही सामग्री के है और लंबाई क्या अलग अलग है, यानी एक का 2 मीटर है और एक का 5 मीटर है, और क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल समान है, मतलब जो ए का मान है, मतलब A1 A2 क्या है, समान है। किस तार का प्रतिरोध अधिक है? ए दोनों का समान प्रतिरोध है, दो 2 मीटर तार का प्रतिरोध अधिक है और 5 मीटर का तार, और डी हमारा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, इसलिए जैसे तार की लंबाई बढ़ती है प्रतिरोध बढ़ता है, और तार की लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए पर जैसे अगर तार की लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट नेक्स्ट है कि एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 मीटर और दूसरे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई समान है और यह एक ही सामग्री से बना है। किस तार का प्रतिरोध अधिक होता है? पहला ए, दोनों का समान प्रतिरोध है। बी, 10 वर्ग मीटर के तार का प्रतिरोध अधिक होता है। एंड सी, 15 वर्ग मीटर के तार का प्रतिरोध अधिक होता है। और डी, दिए गए डेटा से प्रतिरोध का मान निर्धारित नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो प्रतिरोध होता है R प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। इन क्षेत्रफल बढ़ेगा तो यह प्रतिरोध क्या घटेगा, ए बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 10 मीटर वर्ग मीटर की क्षेत्रफल प्रतिरोध अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन